साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हम डीएचआर, आईसीएमआर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे, हमने बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आपको करके दिखा दिए, किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे और किस तरीके से क्वेश्चन जो थे वो आप आसानी के साथ कर सकते थे या कोई क्वेश्चन जो थे वो कितने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थे, उनको आप किस अप्रोच से सॉल्व कर सकते थे या हमारे प्लेटफॉर्म से आपने पढ़ाई किया तो आपको कितने क्वेश्चंस वहाँ से मिले। अब उसी के क्रम में चूँकि आपको पता है सेक्शन सी में जो हमारे काम के 4 मेन सब्जेक्ट्स थे वो आपके बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो बायोटेक एंड बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो हम बायोलॉजिकल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो आसानी के साथ आप अपने बेसिक नॉलेज और आपने जो पढ़ाई किया है उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे और क्या यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल था और किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। तो उन सारे पहलुओं पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो अच्छे से देखिएगा ताकि आपके इसी सब वीडियो से क्या होगा कि आपके जो भी की पॉइंट्स होंगे उनको भी मैं साथ में साइमल्टेनियसली मैं बताता रहूँगा, तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं या अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो आप अपना आकलन भी कर सकते हैं कि हमसे कहाँ पे कमी हुई। राइट। तो अब हम इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन जो कि बायोलॉजिकल साइंस में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं कहूंगा, लेकिन ये प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है और कई बार मैंने बोला है कि जब भी आप क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे तो आपको कुछ ऐसे फाइलम है जो कि मैंने आपको कई बार बोला है कि अगर आप उसको ब्रॉड लेवल पे पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते हैं तो भी एक बार एटलीस्ट आप एनसीईआरटी उठा के जरूर देखें ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पर तो उन्होंने बहुत ही बेसिक पूछ लिया था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कहने का मतलब है कि जो आपको इम्पोर्टेंट टिक कराया जाता है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आईसीएमआर या एनटीए अपनी निगरानी में रखा हुआ है। तो जिसमें आपके फाइलम में मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि खास तौर से आपको सिलेंड्रेटा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, ये 3-4 फाइलम तो आपको जरूर पढ़ने हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप एस्क्लेमेंथीज भी पढ़ सकते हैं, वहां से भी क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके बहुत ड्राइव होते हैं। ये मैंने आपको इनवर्टिब्रेट्स के बताए हैं, ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बनते हैं। तो उसी के तरीके यहाँ पे आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं वो किस फाइलम में आते हैं, तो आप सिंपल सा आंसर करेंगे ये आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं। बाकी यहीं पर ही आपको पता है 2-3 क्वेश्चंस अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं तो अपनी कॉपी में लिखेंगे। इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, क्यों है, उसका कारण क्या है, वो आप मेरे को बताएंगे। सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस का क्या कारण है इंसेक्ट्स का, वो आप मेरे को बताएंगे और इंसेक्ट्स के जो आपके फीचर्स होते हैं उनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है? तो ये सारी बातें हो गई हैं। खास तौर से इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो ये मैं आपसे चाहता हूं कि आप तुरंत अपनी कॉपी में लिखिए या कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। इसके बाद पॉपुलेशन जेनेटिक्स का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा, और कई सारे यहाँ पे डेफिनेशंस के माध्यम से भी पूछा है कि जो आपके टर्म्स इस्तेमाल होते हैं उन्हीं से पूछा था। बट आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आपको करेक्ट डेफिनेशन जो है वो आपको पहचानने हैं। और अगर आप नीचे के 2 डेफिनेशन से अगर आप फैमिलियर नहीं है तो आपने इमिग्रेशन और इमिग्रेशन जरूर पढ़ा होगा। खास तौर से आपने इसको अपने डेली लाइफ में भी सुना होगा, और या इसके अलावा आपने जो एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे भी आपको जब इकोलॉजी या इवोल्यूशन आप पढ़ते हैं तो वहां पे इनकी चर्चा आती है। तो बेसिकली जो होता है इमिग्रेशन जो होता है, अगर मैं इनकी चर्चा में आपको करना चाहूँ तो ये आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। इमिग्रेशन जो होता है वो नंबर ऑफ द इंडिविजुअल होते हैं किसी पॉपुलेशन में जो लेफ्ट कर देते हैं हैबिटेट को या और चले जाते हैं कहीं और में ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इमिग्रेशन का मतलब है कि वो एग्जिस्ट कर गए। चाहो तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, ई से इमिग्रेशन और ई से एग्जिस्ट याद कर लेना, एग्जिट हो जाना। तो ये एग्जिट हो गए हैं, बाहर चले गए हैं, तो यानी कि ये लेफ्ट कर गए हैं, तो यानी कि ये आ नहीं रहे हैं, ये उस हैबिटेट को छोड़ के चले गए हैं। अब यहाँ पे आप इसको देखिएगा, इन्होंने कहा है कि इमिग्रेशन को बोला है कि ये एडिशन हो रहा है न्यू इंडिविजुअल का टू द पॉपुलेशन फ्रॉम अदर लोकेलिटीज। तो यानी कि ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। इसी तरीके का जस्ट अगर मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि प्लांट्स जो होते हैं वो आपके फिक्स्ड होते हैं, आपको पता है प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होता है, इसी वजह से ये इमिग्रेशन को शो नहीं करते हैं। तो ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा फिनोमिना है पॉपुलेशन जेनेटिक्स का जो प्लांट्स पे अप्लाई नहीं होता है। तो क्या बोलोगे? इमिग्रेशन, क्योंकि वो एक स्थान पे फिक्स रहते हैं तो वो दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते हैं। अब इसी के वाइस वर्सा इमिग्रेशन की अगर मैं बात करता हूं तो जब कोई नंबर ऑफ इंडिविजुअल उसी स्पीसीज का जो कि उसी में आता है हैबिटेट में ऐड होता है फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन, तो हम क्या बोलते हैं? इसको इमिग्रेशन बोलते हैं। अब ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इमिग्रेशन को इन्होंने उल्टा बोल दिया था कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल गोइंग आउट फ्रॉम ए पॉपुलेशन टू जॉइन अनदर पॉपुलेशन ऑफ ए न्यू लोकेलिटी। तो ये नहीं है, ये आपका जो पर्टिकुलर डिफिनेशन है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल है ऑफ द सेम स्पीसीज के दैट हैव
कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन, यानी कि वो कहीं और से आए हैं, ना कि कहीं और से जो है वो चले गए हैं। तो गोइंग आउट नहीं हुए हैं, कम हुए हैं। तो यानी कि ये भी ऑप्शन आपका कैंसल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सी और डी आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हैं। तो मुझे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो जहां पे ए और बी रखा है उनको काटते चले जाओ, ये कट गया, ये कट गया। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका सी और डी होगा। तो दो स्टेटमेंट था, अगर दो स्टेटमेंट आपका गड़बड़ हो गया है तो रिमेनिंग दो स्टेटमेंट जो होंगे वो आपके सही होंगे। राइट। तो ये आपकी कहानी हो गई। आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं आपकी बात करता हूं, एक और क्वेश्चन जो कि आपके पॉपुलेशन जेनेटिक्स या इकोलॉजी इवोल्यूशन इमिग्रेशन और इमिग्रेशन से पूछा गया है। यहां पर भी आपको बहुत सारे डेफिनेशन दिए गए हैं और आपको करेक्ट आंसर यहां पे चूज करना है। तो अगर आप यहां पे कॉमन सेंस लगाएंगे, जो मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले जिस पॉइंट को पकड़ूंगा वो है आपका नेटेलिटी। तो नेटेलिटी या नेशनलिटी जो होता है, डिस्क्राइब करता है बर्थ रेट, मतलब किसी भी पॉपुलेशन में कितने लोग पैदा हो रहे हैं, वो आपकी नेटेलिटी होता है। और मॉर्टेलिटी जो होता है, कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्टेलिटी बोलते हैं। तो यानी कि अगर बी मेरा सही हो जाता है तो ट्रू है। और मॉर्टेलिटी के बारे में लिख रहे हैं कि रेट रिफर टू द डेथ अकर्ड ड्यू टू द डिजीज। तो ये नहीं है भाई, कोई जरूरी नहीं कि किसी की मृत्यु जो होती है किसी पॉपुलेशन में, जो सभी लोग मृत्यु होते हैं वो केवल डिजीज या रोग से जब वो ग्रस्त होते हैं तभी उनकी मृत्यु होती है, नेचुरल डेथ क्या नहीं होती है। तो यानी कि सी ऑप्शन मेरा फाल्स होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड का यूज करूंगा, यानी कि मुझे सी नहीं रखा होना चाहिए। तो सी जहां रखा है मैंने काट दिया। और इसके अलावा मुझे बी चाहिए, मुझे करेक्ट ऑप्शन में। तो यानी कि बी अब मेरा केवल इसी कॉम्बिनेशन में बच रहा है। तो बी और ए जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इनकी आंसर की में भी देख सकते हैं, 406 जो है वो इसका राइट आंसर दिया गया है। तो आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान क्वेश्चन। फिर एक और क्वेश्चन पॉपुलेशन जेनेटिक्स से पूछा है कि फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं किसी पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री को। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे चार आपको फैक्टर्स दिए गए हैं। कौन कौन से फैक्टर जो है वो किसी भी पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे अफेक्ट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ये ना ये पूछ रहे हैं कि किससे जो पॉपुलेशन होगा वो बढ़ेगा घटेगा, वो बात की बात है, ठीक है। बस ये पूछ रहे हैं कि वो प्रभावित करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी पॉपुलेशन में बर्थ रेट हो रहा है तो वो भी प्रभावित करेगा, डेथ रेट हो रहा है, लोग मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं तो भी वो पॉपुलेशन घटेगी या बढ़ेगी। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन मैंने आपको बता दिया, ई से यहाँ पे एग्जिस्ट वर्ड इस्तेमाल कर लीजिएगा, यानी कि कोई वहां पे चला जा रहा है तो भी जो होता है वो प्रभावित होगा, और कोई वहां पे जुड़ रहे हैं तो भी प्रभावित होगा। तो यानी कि ये चारों फैक्टर्स जो होते हैं वो इक्वली इक्वली आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी पॉपुलेशन जेनेटिक्स को रेगुलेट करने में या पॉपुलेशन को रेगुलेट करने में। तो तीन क्वेश्चन आपका आया था जो कि आपके पॉपुलेशन जेनेटिक्स से था, इकोलॉजी से था। और मैं कहूंगा कि तीनों क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, जिसको आप अपने बुद्धि विवेक से आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपके फ्री एनर्जी से पूछा गया है कि फ्री एनर्जी क्या है। तो आपको पता है, जब आप डेल्टा जी पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा, या इसके अलावा जब आप कैटालिसिस में जब आप पढ़ते हैं वहां पे हम फ्री एनर्जी की चर्चा करते हैं। तो जो आपका फ्री एनर्जी होता है उसका एक्चुअल जो इसकी डेफिनेशन होती है कि ऐसी एनर्जी जो वर्क के लिए यूजफुल होती है, टू डू वर्क। तो यानी कि एनर्जी आइसोथर्मली अवेलेबल टू द वर्क। तो ये जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। बाकी पोटेंशियल एनर्जी को हम फ्री एनर्जी नहीं कंसीडर करते हैं, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी नहीं इसका आंसर होगा। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा कि कौन सी एनर्जी अवेलेबल है जिससे आप यूजफुल वर्क कर सकते हैं, तो आइसोथर्मिकली एनर्जी यूजफुल फॉर द अवेलेबल टू द वर्क। तो ये जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच एलिमेंट प्रेजेंट इन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि धरती माता में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलता है। तो इसका एक आपको केमिस्ट्री का चार्ट पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपका लगा दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपके लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर है। जब आप बायोकेमिकल्स या बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है, और अर्थ क्रस्ट में यानी कि धरती माता में सबसे ज्यादा एलिमेंट क्या क्या है। तो अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं तो हमारी बॉडी में भी सबसे ज्यादा जो है वो 65% जो है ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन है, और 46% जो है वो आपके अर्थ क्रस्ट में भी आपको ऑक्सीजन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो अब मुझे किसी और को देखना होगा। नेक्स्ट मोस्ट एबेंडेंट जो है वो आपका अर्थ क्रस्ट में आपको सिलिकॉन देखने को मिलता है, जो कि सिलिका यहाँ पर भी शायद ऑप्शन में नहीं रखा है, तो यानी कि मुझे और देखना पड़ेगा।
फिर जो हाईएस्ट है वो आपका कैल्शियम आता है जो कि आपका 3.6 है। तो अगर मैं 3.6 देखता हूँ, कैल्शियम भी ऑप्शन में नहीं रखा है और देन फिर आता है सोडियम जो कि आपका 2.8 है। तो यानी कि 4th हाईएस्ट जो है वो आपका सोडियम है। तो इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका सोडियम बनेगा। थोड़ा-सा केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन था, बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बायोकेमिकल्स अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका सोडियम बनेगा। बाकी फर्दर के लिए आप याद रखिएगा, बाकी आपको पता है कार्बन तो बहुत ही कम होता है, 0.03% होता है, ह्यूमन बॉडी में 18% होता है। तो ये कुछ डेटा जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। नाइट्रोजन जो होता है वो वेरी लिटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आपके और धरती माता में सबसे ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन कहेंगे। उसके बाद आपका अर्थ क्रस्ट की अगर मैं बात करता हूँ और अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करता हूँ, तो ऑक्सीजन के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आपका कार्बन का होता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इनको जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते थे तो अब से आप इसको ध्यान रखेंगे, राइट। तो इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका सोडियम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर इम्यूनोलॉजी। अब ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से बिना घबराते हुए, आपको सारे ऑप्शंस नहीं पता है तो भी आप इसको कंसीडर करते हुए कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है कि इम्यूनोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके 6 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। तो 6 पॉलीपेप्टाइड चेन की नहीं होती है, यहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, आपको पता होगा, जो कि आपका H2L2 के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं। 2 हैवी चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है। तो कितने हो गए? 4 हो गए, ना कि 6 हुए। तो ये आपका फॉल्स हो गया। दूसरा, अगर मैं इस स्टेटमेंट पे जाना चाहूँ, अगर मैं बहुत अंदर गहराई में नहीं जानता हूँ, तो मुझे एक स्टेटमेंट जो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है कि जिसके बारे में मैंने बहुत आसानी से पढ़ा है और मैं उसको जल्दी जस्टिफाई कर दूँगा, वो क्या है आपका? क्लोज़ रिलेटिव मेक द बेस्ट ऑर्गन डोनर बिकॉज़ दे आर लाइकली टू शेयर द सेम कॉम्प्लीमेंट हैप्लोटाइप। अब आपको मैंने ग्राफ्ट रिजेक्शन वाला जो आपका चैप्टर पढ़ाया था, बहुत बार इसके बारे में चर्चा हुई है ग्राफ्ट्स के बारे में, और डीबीटी के टाइम में भी ये क्वेश्चन बहुत आया है, जहाँ पे हमने आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, ज़ीनोग्राफ्ट की चर्चा किया था और मैंने आपको बताया था कि जो आपके बेस्ट ऑर्गन डोनर की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जो आपका बेस्ट ऑर्गन डोनर की बात होती है, तो वो आपके क्या होते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं। आपको याद आया होगा, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स मैंने वहाँ पे लगाया था कि वो आपके जो होते हैं, वो आपके बेस्ट ऑर्गन डोनर होते हैं, क्लोज़ रिलेटिव्स नहीं होते हैं। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा वो सी नहीं होगा, तो यानी कि सी भी आपका कैंसिल हो जाएगा। मैं क्या करूँगा? मैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में जाऊँगा, तो मुझे ए नहीं रखा मिलना चाहिए और सी नहीं मिलना चाहिए। तो बी और डी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बात सही भी है कि आपका डीएनए एन्कोडिंग ऑफ द कप्पा लाइट चेन में आपके 4 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं और डाइवर्सिटी ऑफ द टी सेल सरफेस एंटीजन रिसेप्टर कैन बी कंपेयर्ड विद द प्रोसेस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन डाइवर्सिटी। तो ये बहुत अंदर गहराई में जाएँगे तो आपको दोनों स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन मिलेगा, बट फिर भी आप अपने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के वजह से आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते थे और आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज को मैंने आपको इम्यूनोलॉजी में नहीं पढ़ाया। ठीक है, बहुत बार हमने चर्चा किया है, ग्राफ्ट रिजेक्शन की चर्चा किया है, साइक्लोस्पोरिन की चर्चा किया है, ऑर्गन डोनर की चर्चा किया है, एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स की वहाँ पे मैंने बात किया है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ाई हुई थी, क्वेश्चंस आपका मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, मेटाजेनोमिक्स क्या है? तो ये भी आपका, मैं कहूँगा कि आपके डीबीटी जेआरएफ में क्वेश्चन, ये आपका रिसेंट में आपका पूछा गया है, जो कि आपके डीबीटी जेआरएफ 2023 में क्वेश्चन आया है और लास्ट ईयर जब हमने डीबीटी के लिए आपको प्रिपरेशन कराया है, तो ये आपको लेक्चर मिल जाएगा, डीबीटी बेट जेआरएफ 2023 एंड 2019 के पीवाईक्यूज में, जहाँ पे मैंने मेटाजेनोमिक्स की चर्चा की है और ये मैंने आपको पूरा आपको पढ़ाया था कि जो कि मेटाजेनोमिक्स क्या होता है। तो मेटाजेनोमिक्स जो होता है वो देखिए से माइक्रोब्स या माइक्रोबायोलॉजी से होता हुआ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है कि जीनोमिक स्टडी होता है जिसमें हम माइक्रोबायोम का यूज करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि अगर आपने पीवाईक्यूज सॉल्व करके गए हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से अगर आपने पढ़ के गए होंगे, तो ये भी क्वेश्चन आपका डेफिनेटली करने वाला था। इसके बाद ह्यूमन के टीलोमर का सीक्वेंस जो है, ये मैं कहूंगा कि मल्टीपल रिपीट सीक्वेंस होता है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है और आपने पीवाईक्यूज मेरे साथ सॉल्व किया होगा। तो आईसीएमआर पीवाईक्यूज में जब आप 2019 की श्रेणी में जाएंगे, तो वहां पे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ह्यूमन टीलोमर्स क्या होता है। तो ये आपका टैग होता है, जो मैंने आपको रटवाया भी था, TTAGGG, जो इसका सीक्वेंस होता है। तो मैं कहूंगा ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कैंसर, जो कि मैंने अभी आपको, जब इस साल मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया, तो मैंने कैंसर, टीलोमरेज, ये दोनों चीजों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहां पे कवर कर दिया था और वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि टू हिट ओरिजिन ऑफ द कैंसर बोथ द एलील्स नीड टू बी इनएक्टिवेटेड फॉर ए जीन टू बी इनएक्टिव वाज फर्स्ट डेमोंस्ट्रेटेड ऑब्जर्व इन। यानी कि बात किसकी कर रहे हैं? आपको पता था, मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक आपकी प्रोटो ऑन्को जीन था और एक आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन था। तो ट्यूमर सप्रेसर में मैंने बताया था कि
प्रोटो ऑन्कोजीन तो गंदा जीन है, ये तो दुष्ट व्यक्ति है, ये तो इसको एक ही सिग्नल मिलेगा या एक ही जीन में म्यूटेशन होगा तो ये आपका एक्टिविटी शुरू कर देगा। लेकिन ट्यूमर सप्रेसर जो है, जब तक इसके दोनों एलील नहीं खराब होंगे तब तक ये गंदा व्यक्ति नहीं बनता है, समझ रहे हैं? तब तक ये निष्क्रिय नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको किस में डिस्कवर किया गया था, तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने आपका कैंसर, टीलोमरेज दोनों की चर्चा की गई थी और यहाँ पे देख लीजिए मैंने हाइलाइट भी किया है, फॉस्फो आरबी की बात की गई है, रेटिनोब्लास्टोमा की बात की गई है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बोथ द एलिल्स जो होते हैं उनका म्यूटेशन होना बहुत ही आवश्यक है, तो इसकी भी चर्चा हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। लेलिंजर का ये फिगर था, लॉडिस से हमने पढ़ाया, सीधा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जीन के माध्यम से, आपका रेटिनोब्लास्टोमा जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो रिमेनिंग सिंड्रोम है उसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से चर्चा किया हुआ है, तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ली फ्रोमेनी सिंड्रोम क्या होता है और वॉन हाइपल सिंड्रोम के बारे में भी आप अपने गूगल पे सर्च करके लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो आपको टीलोमरेज एंजाइम से पूछा गया है, तो ये भी आप देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने टीलोमरेज के बारे में चर्चा किया है और ये देख लीजिए आपको मैंने आरबी एंड रास प्रोटीन मैंने जो कह सकते हैं टाइटल में भी मैंने मेंशन किया, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बहुत बेइंतहा ड्राइव होते हैं और बहुत लगभग शायद ये 1 घंटे के आसपास का ये मेरा लेक्चर भी था, तो बहुत डिटेल में और बहुत ही तबियत के साथ मैंने इसको कवर किया है। तो जिन बच्चों ने देख कर गए होंगे उनके लिए बोनस रहा। टीलोमरेज एंजाइम इज एक्टिवेटेड ओनली इन, यानी कि टीलोमरेज एंजाइम आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको कैंसर सेल्स में देखने को मिलता है, क्योंकि हमने कैंसर का लेक्चर लिया था, तो ऑब्वियस सी बात है आपको वहां पे देखने को मिलता है। इसके अलावा मसल्स में नहीं होता है, डिफरेंशिएटेड सोमैटिक सेल्स में नहीं होता है, ये आपको स्टेम सेल्स में आपको, क्योंकि स्टेम सेल्स क्या होती हैं, जब स्टेम सेल्स डिवाइड करती हैं तो वो अपने ही एक सेल्स अपने जैसी ही बना लेती हैं, ये आपको पता है, सेल्फ रिन्यूअल की कैपेसिटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके बारे में भी हमने चर्चा करके रखा है। तो स्टेम सेल्स और कैंसर सेल जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही डिसेंट और बहुत ही बढ़िया आपको 2 क्वेश्चन आपको कैंसर बायोलॉजी से मिल गए। इसके बाद जब हमने प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाई है, वहां से क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, जहाँ पे एंजाइम्स, एक डिसेंट एंजाइमोलॉजी मैंने कवर करके रखा है, जहाँ पे हमने केएम वीमैक्स वगैरह की चर्चा किया है। तो सीधा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो एक्टिव साइट्स होते हैं एंजाइम के वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ये किस थ्योरी से प्रूफ हुआ है? ये बहुत डिसेंट क्वेश्चन, मैं कहूंगा कि यहाँ पे इन्होंने, मैं इनको स्टार दूंगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डिजाइन किया है कि कौन सी ऐसी थ्योरी है जो इस बात को प्रूफ करती है कि एक्टिव साइट जो होता है वो एंजाइम का फ्लेक्सिबल होता है। तो ये जो आपकी पहली थ्योरी जो आपको दी गई थी, आपको पता है आपके लॉक एंड की हाइपोथेसिस था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक की जैसा होगा, लॉक होगा जिसमें पर्टिकुलर की ही आके फिट होगा। लेकिन जो दूसरी थ्योरी आई थी उसमें इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस थी और इनके पर्टिकुलर साइंटिस्ट के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और मैंने आपको बताया भी था कि लॉक एंड की में आएंगे तो के का के नहीं होगा, यानी कि जो इसके जो साइंटिस्ट हैं वो आपके फिशर साहब हैं, ये याद रखिएगा। और लॉक इंड्यूस्ड फिट के लिए आप के को याद रखिएगा, यानी कि आपके कोशलैंड साहब ने इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस दिया था। और ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको भी समझा देता हूँ कि ये आपका इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस है, कोस्टलैंड साहब ने दिया। और ये जो पर्टिकुलर चीज है यहाँ पे जो है, इस पर्टिकुलर उन्होंने बोला कि जो आपका वो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम डज नॉट इनिशियली एग्जिट इन ए शेप दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट बट इज इंड्यूस्ड टू एज्यूम द कॉम्प्लीमेंट्री शेप। जब सबस्ट्रेट आता है, यानी कि पहले से वो उस फॉर्म में नहीं होता है, तो अकॉर्डिंग टू द कोस्टलैंड द एक्टिव साइट इज इंड्यूस्ड टू एज्यूम अ कॉम्प्लीमेंट्री शेप इन मच द सेम वे जैसे हैंड इंड्यूस अ चेंज इन द शेप ऑफ ए ग्लव, यानी कि जैसे आप ग्लव्स पहनते हैं तो आपका जो हाथ होता है वो उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है, उसी तरीके से इन्होंने एक्टिव साइट को बताया। तो एक्टिव साइट जो होता है वो एंजाइम का एक सर्विस है या पॉकेट है जिसमें सबस्ट्रेट फिट होता है, 10 एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटालाइज करता है रिएक्शन को, हेंस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एंजाइम या एक्टिव साइट इज ए फ्लेक्सिबल। ये वर्ड यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जब आप इसके और गहराई में जाते हैं तो एक्टिव साइट में आपके 2 ग्रुप्स होते हैं, एक बुटरेसिंग ग्रुप होता है और एक आपका कैटालिटिक ग्रुप होता है। तो बुटरेसिंग जो होता है वो आपका सपोर्ट करता है, सपोर्ट करने के काम आता है, और कैटालिटिक ग्रुप जो होता है वो कैटालाइज करता है रिएक्शन को। तो यानी कि एंजाइमोलॉजी से भी आपका एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से डिजाइन किया हुआ, इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है कि एक मैन है जो आइडेंटिफाइड किया गया है, नर्वस सिस्टम डिजीज सिंड्रोम है, कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में है, ही मैरिड फीमेल विदाउट एनी सच एब्नॉर्मेलिटी एंड इज हेल्दी। ठीक है, तो यानी कि मैन है, उसके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी जो मैरिज हुई है वो किसी फीमेल के साथ हुई है,
जिसके पास कोई ऐसी एब्नॉर्मेलिटी नहीं है और वो हेल्दी है। तो व्हाट इज द चांस ऑफ द ऑफस्प्रिंग गेटिंग सिंड्रोम ऑफ द फादर? तो आपको पता है कि जब आप माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस जब आप पढ़ते हैं तो एम से मैंने आपको बताया था कि मदर, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस जो होता है वो मदर ट्रांसमिट करती है। तो चूंकि अगर फादर के पास है और मदर के पास ये जीन नहीं है, तो इस जो सिंड्रोम का जो आपका ऑफस्प्रिंग होंगे उनकी जो चांसेस होगा वो आपका 0% होगा। तो बहुत ही बेहतरीन जेनेटिक्स का क्वेश्चन डिजाइन किया है। बट फिर भी अगर आपने माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस अगर आपने आसानी के साथ पढ़ा होगा तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन, डिसेंट क्वेश्चन, और थोड़े बहुत लेक्चर्स अगर आपने हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा, हालांकि कोर जेनेटिक्स मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, बट जब एक लेक्चर मैंने अभी माइटोकॉन्ड्रिया का लिया था तो मैंने वहां पे आपको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और माइटोकॉन्ड्रिया बायोजेनेसिस जहां पे आपने पढ़ाई थी और बहुत सारे डिजीज या डिसऑर्डर की चर्चा किया था। मैटरनल इनहेरिटेंस की जब बात आती है तो जब चूंकि यहाँ पे फीमेल्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और मैन में प्रॉब्लम है, तो ये जो डिजीज होगा वो आपका जो प्रोजनी में आने की संभावना होगी वो आपकी 0% होगी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं कहूंगा कि बहुत ही बेहतरीन डिजाइन किया हुआ इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है। हालांकि मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन के, पहली बात तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम इस क्वेश्चन से फैमिलियर नहीं है, बट ये भी बात सत्य है कि इस क्वेश्चन में इन्होंने कुछ आधुनिक टेक्निक का भी इस्तेमाल करके आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे या फ्यूचर में आप इन कैसे चीजों को अपने कॉपी में नोट डाउन करके आगे एग्जाम के लिए रखेंगे। बट ये नहीं कह सकते हैं कि ये एकदम से आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। इसमें जब मैं मैचिंग के लिए मिलाने जाऊंगा तो मुझे जो सबसे फैमिलियर चीज मिलेगा वो मुझे एलिस्पॉट मिलेगा, क्योंकि एलिस्पॉट जो है वो सर ने टूल्स टेक्निक की एक प्लेलिस्ट बनाई है जहां पे एलिस्पॉट सर ने 2023 के डीबीटी के एग्जाम से पहले ही कवर करा दिया था। तो एलिस्पॉट एक टेक्निक होती है जहां पे हम क्वांटिफाई करते हैं कि कौन सी कितनी सेल्स हैं जो पर्टिकुलर साइटोकाइन को सिक्रीट करती है। ये बहुत बेहतरीन लेक्चर मैंने वहां पे डिजाइन किया था जब हमने रिया, एलाइजा और एलिस्पॉट, याद रखिएगा ये तीनों ही टेक्निक पर इस बार आईसीएमआर ने फोकस किया है। और आपका चाहे कोई भी शिफ्ट का क्वेश्चन रहा हो, ठीक है, पार्ट सेकंड में भी मुझे क्वेश्चन देखने को मिले और स्पेसिफिक जब आप सब्जेक्ट में जाते हैं तो आपको रिया, एलाइजा या एलिस्पॉट से भी क्वेश्चन आपको फंसाया गया है। तो एलिस्पॉट को मिलाने के लिए क्या करोगे, डी से मिला दोगे टू क्वांटिफाई साइटोकाइन सिक्रीटिंग इफेक्टर टी सेल्स, तो यानी कि डी का पहला हो जाएगा। एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, लेकिन ये भी बहुत होशियार है, उनको पता है कि इतनी बातें तो आजकल मॉडर्न टाइम पे सारे बच्चे जान रहे हैं। तो इन्होंने और क्वेश्चंस को घुमाया है, तो उसको अब और कैसे आप चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। अब इसमें कुछ और भी टेक्निक्स आपको दी गई हैं जिसमें आप थोड़ा सा अगर आप कोरिलेट करना चाहें तो आप किसको किसको कोरिलेट कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो जैसे कि आपको पता है इन विट्रो प्रोलिफरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट अगर आपको चेक करना होगा तो आप कैसे करोगे, तो ये जो पर्टिकुलर टेक्निक होती है उसमें आप थाइमिडीन को लेबल्ड करोगे। और इसके लिए अगर आप अंदाजा लगाना चाहो तो जब आप डीएनए बायोलॉजी पढ़ते हैं जहां पे आपने डीएनए के हेलिकल्स वाले स्ट्रक्चर के जब जस्टिफिकेशन की बात आ रही थी, तो वहां पे थाइमिडीन से ही लेबल्ड किया गया था, बहुत सारे जो आपके साइंटिस्टों ने किया था। तो वहां से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, अगर मुझे इन विट्रो लेवल पे देखना है तो मैं थाइमडीन लेबल्ड टेक्निक का यूज करूंगा, यानी कि ए का मुझे फोर्थ मिला देना है। ठीक है, इन विवो प्रोलिफरेशन के लिए आप सीएफएसई मेथड का यूज करते हैं, ये आपका एक बहुत ही मॉडर्न टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं, तो बी का सेकंड हो जाएगा। और इनोमरेट टी सेल विद सिंगल एंटीजन स्पेसिफिसिटी अगर होना चाहिए तो ये आपका पेप्टाइड और एमएससी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, यानी कि सी का थर्ड। तो यानी कि आप यहां से भी आंसर लगा सकते थे कि डी का फर्स्ट ले आइए। और आपने पेप्टाइड और एमएससी तो आपने पढ़ा ही था कि जब किसी भी टी सेल्स का जब रिकॉग्नाइजेशन होता है तो वो एमएससी के साथ लगा हुआ मिलना चाहिए, तो सी का थर्ड लगा दीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो था वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो होगा वो इसका राइट आंसर बनेगा। डुएबल क्वेश्चन था, बट फिर भी अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपके इम्यूनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ओनली 3 ऑफ द प्रोटीन इम्प्लीकेशन इन द वीडीजे रिकॉम्बिनेशन आर यूनिक होते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन पार्टिसिपेट इन द वीडीजे रिकॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबॉडी जीन, और जो यूनिक होता है लिम्फोसाइट्स के लिए। तो आपसे प्रोटीन या एंजाइम को पूछ रहा है, जब आप वीडीजे रिकॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो जो सबसे यूनिक आपका प्रोटीन होता है वो आपका टर्मिनल डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी इसकी गहराई में जाएंगे, इसका आप पाथफाइंडर में चार्ट भी ओपन कर लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑप्शन भी उन्होंने कोई बहुत अच्छा सेट नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे रिस्क भी ले सकते थे। लाइगेज, एचएमजी प्रोटीन्स का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है इस तरीके से।
राइट। तो इसका जो पर्टिकुलर जो बेस्ट आंसर बनेगा वो आपका टर्मिनल डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज होगा। तो ये भी क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे डिजाइन किया। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि हमने सिकल सेल अनीमिया में आपको पढ़ाया, बहुत अच्छे से लेक्चर हमने कवर किया था सिकल सेल अनीमिया डिजीज बायोलॉजी में। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर हेट्रोजाइगोट एडवांटेज। आपको सिकल सेल अनीमिया में मैंने आपको बताया था कि जब आपका सिकल सेल अनीमिया डिजीज होता है तो जो हेट्रोजाइगोट्स होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, उनको मलेरिया नहीं होता है। तो मलेरिया से रिलेशन था, तो यानी कि जो एक्सप्लेन करता है वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिकल सेल डिजीज एंड मलेरिया। तो हेट्रोजाइगोट्स वाली स्टोरी आपको पता चल गई होगी। होमोजाइगोट में तो वो सफर कर जाते थे, हेट्रोजाइगोट में क्या होता था कि उनको पर्टिकुलर जो आपके सिकल सेल वाले पर्सन होते थे उनको मलेरिया नहीं होता। तो इसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से एम्फसाइज किया था, बहुत अच्छे से चर्चा किया था, बहुत डिटेल में हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी में भी मैंने आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट बताया है। इसके बाद जेनेटिक का क्वेश्चन, ट्राइसोमिक इंडिविजुअल ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी हमने बहुत बार चर्चा किया है। तो ट्राइसोमिक जो होता है या तो नंबर बढ़ेगा या नंबर जो होते हैं उसमें आपका पर्टिकुलर 2-3 वर्ड्स, अभी जो लास्ट हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया था जहां पे हमने सेक्शन बी में डिस्कस किया था या बायोकेमिस्ट्री में किया था, एनीपोलाइडी एंड पॉलीपोलाइडी, ये इसी के पार्ट होते हैं। जब हम इस पर्टिकुलर कंडीशंस में आते हैं तो एनीपोलाइडी एक था, एक पॉलीपोलाइडी था। तो एनीपोलाइडी में आपका ट्राइसोमी, मोनोसोमी इस तरीके से था। एक आपका नलीसोमी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ट्राइसोमी कंडीशन होता है उसको हम 2n+1 बोलते हैं, ठीक है। और 2n-2 भी जरूर याद रखिएगा, जो कि किसी ना किसी एग्जाम में आपको जल्द ही मिलेगा। ये कंडीशन को हम नलीसोमी बोलते हैं, तो ये पर्टिकुलर चीज को याद रखेंगे। फिर एंजाइम बायोलॉजी का एक और क्वेश्चन, एलोस्टोरिक रेगुलेशन क्या होता है? आपको पता है एलोस्टोरिक रेगुलेशन क्या होता है? आपने बहुत सारे इनहिबिशन पढ़े होंगे, लेकिन एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो होते हैं या एलोस्टेरिक रेगुलेशन होते हैं, आपको पता है कि एलोस्टेरिक के बारे में आप सब कुछ भूल जाओ, लेकिन ये याद रखना कि एलोस्टेरिक जो आपके एंजाइम होते हैं ये केएम को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन को नॉट केएम फॉलो, यानी कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं। और ये ऐसे मॉड्यूलेटर होते हैं जो एक्ट करते हैं बाय इंड्यूसिंग चेंज इन द कन्फर्मेशन ऑफ एंजाइम अपॉन बाइंडिंग टू साइट अदर देन एक्टिव साइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आपकी एक्टिव साइट है, एलोस्टेरिक कहते हैं भाई तुमको जो करना है कर लो, मैं किसी और साइट पे बाइंड करूंगा लेकिन तब भी मैं तुमको रोक दूंगा। एंड द बाई द नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक डिसेंट सा कॉन्सेप्ट देके रखा है, जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर पढ़ते हैं मैंने उनको बोल के रखा है कि भैया 98 to 99% आप जो भी चीजें अच्छी चीजें पढ़ते हैं, इंटरेक्शन पढ़ते हैं, टेक्निकली देखा जाएगा तो आप सोचोगे कि कोवैलेंट इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत तेज होगा, तो सिस्टम जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड को अडॉप्ट करेगा, बट ऐसा नहीं है। नॉन कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे आप एंजाइम सबस्ट्रेट का रिलेशन देख लो, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी का रिलेशन देख लो, या कहीं पर भी आप जाओगे तो वो जो पर्टिकुलर इंटरेक्शन की जो बात आती है वहां पे हम नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन ही सिस्टम प्रिफर करता है, राइट। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो बहुत ही डिसेंट है, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होगा। और पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं, तो ये पर्टिकुलर चीज भी हमने ऑलरेडी कवर करके रखा है, तो ये भी आप आसानी के साथ कर सकते थे। नेक्स्ट आपका वेस्टर्न ब्लॉट, इसके लिए भी हमारा पूरा एक लेक्चर अवेलेबल है, टूल्स टेक्निक में जाएंगे तो कौन कौन से स्टेप्स कैसे कैसे आप यूज करते हैं उनको फॉलोइंग स्टेप्स में आपको सजाना है। तो आपको पता है, आपको वेस्टर्न से आप क्या करते हैं, आपको एक चीज मैंने आपको रटाया था, स्नो ड्रॉप आपको याद रखना है, किसी को कंफ्यूजन ही ना हो। एस से क्या होगा, सदन हो जाएगा, डीएनए के लिए करेंगे। एन से आपका नॉर्थन हो जाता है, आर का मतलब आरएनए के लिए करते हैं। डब्ल्यू से आपका वेस्टर्न हो जाएगा और पी से आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन। तो सबसे पहले हम वेस्टर्न ब्लॉट जो होता है वो प्रोटीन के लिए करते हैं। क्या क्या स्टेप होगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, अगर मैं बात करता हूं तो जब हम वेस्टर्न ब्लॉट की बात करते हैं तो अगर मैं उसमें बात करता हूं तो इसमें बहुत सारे आपको स्टेप्स दिए गए हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्रांसफर ऑफ द प्रोटीन टू द मेम्ब्रेन, तो ये तो बात की बात होगा ना, पहले जेल तो चलाओ। सेपरेट प्रोटीन एंटीजन बाय एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या डीनेचर प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसडीएस एंड अप्लाई टू जेल। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रोटीन को मैं डीनेचर करूंगा एसडीएस के साथ। एसडीएस क्या करता है, सारा निगेटिव चार्ज में कर देगा प्रोटीन को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिकॉल करते चलिएगा। बाकी मैं यहां से आपसे जानना चाहूंगा कि एक एसडीएस जो होता है, 1 एसडीएस का मॉलिक्यूल जो होता है वो कितने अमाइनो एसिड से बाइंड करता है, ठीक है। ये आप मेरे को बता दो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कितने अमाइनो एसिड से बाइंड करता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो मेरी तरफ से आपको बहुत शाबाशी, और अगर आपको नहीं पता है तो आप वेस्टर्न का मेरा लेक्चर जाके देखो और वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक एसडीएस कितने अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करता है, इसका आंसर आप करेंगे। तो यानी कि मैं सबसे पहले सी करूंगा, तो यहीं पर ही खेल खत्म हो गया। तो पहला आंसर, तीसरा जो होगा उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटीन को डीनेचर करोगे, जेल में अप्लाई करोगे, प्रोटीन सेपरेट होंगे एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में।
ठीक है, फिर हम इसको ट्रांसफर करेंगे मेम्ब्रेन के ऊपर, फिर उसको प्राइमरी एंटीबॉडी से लेबल्ड करेंगे और बाद में हम उसमें जो हमारी सेकेंडरी एंटीबॉडी होगी जिसमें हम सबस्ट्रेट डाल के उसके कह सकते हैं इंटेंसिटी या प्रोटीन के एक्सप्रेशन को हम वहां पे चेक कर लेंगे। तो ये भी आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था, पढ़ाया हुआ टॉपिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एपिजेनेटिक फैक्टर दैट कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन एट द डीएनए लेवल इन द यूकैरियोटिक। तो आपको पता है एक कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम एपिजेनेटिक फैक्टर बोलते हैं, यानी कि जब आपकी डीएनए बन गया है, अगर डीएनए बनने के बाद उसमें क्या-क्या मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, जिससे क्या हो जाएगा, डीएनए या तो एक्टिवेट होगा या इनएक्टिवेट होगा। तो जो आपके एपिजेनेटिक फैक्टर होते हैं उसमें आपका डीएनए मेथाइलेशन आएगा। तो यानी कि आपका मेथाइलेशन मैंने आपको बताया था, एक आपका एसिटाइलेशन बताया था। तो एसिटाइलेशन को ए से याद रखना है, एक्टिवेट करता है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए जब एक्टिवेशन होना होगा तो डीएनए का एसिटाइलेशन होगा और मेथाइलेशन जो होता है वो तरीके से इनएक्टिवेट करता है। बाकी ऐसे बहुत सारे आपके होते हैं, ब्रोमो ब्रोमो ग्रुप का ऐड होना, इस तरीके से बहुत सारी आपके एपिजेनेटिक्स हैं। तो पर्टिकुलर इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डीएनए का मेथाइलेशन होगा। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन कैंसर से ही डिजाइन करके रखा है, जो कि आपको डीबीटी के टाइम पे या अभी जो मैंने कैंसर डिटेल में पढ़ाया है वहां से आपको इसका आइडिया लग जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर जीन थेरेपी ऑफ द कैंसर। तो कैंसर की अगर आपको जीन थेरेपी करनी है तो आप क्या क्या करोगे। तो मुझे लगता है कि मैं क्या क्या करना चाहूंगा। तो सपोज दैट मैं सपोज अगर मैं कैंसर की बात करता हूं, जो कि कैंसर का जो मैंने लेक्चर पढ़ाया, मैंने आपको बताया कि कैंसर में एक तरीके का राक्षस है। ठीक है, अगर मैं इसको राक्षस कह लूं डिजीज को, कि आपकी बॉडी में जो भी चीजें हैं सबका तोड़ इसके पास है। ठीक है, अब चूंकि आपको पता है कि कैंसर सेल बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे ग्रोथ कर जाएंगे। अब इतनी ज्यादा जगह पे एकदम बल्की होंगे तो इनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ग्रो करने के लिए। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, ब्लड के माध्यम से आएगा। ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से बाइंड करता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से बाइंड करता है। यहीं पर हमने ये भी सीख लिया। ठीक, अब ऐसे ही चीजों को जब आप कनेक्ट करते हुए चलेंगे ना, तभी आपको सारी चीजें अच्छे से याद रहेगी और आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे अपने पर्टिकुलर एग्जाम में। अब चाहिए तो जो आपकी ये राक्षस सेल है, इन्होंने कहा कि भैया मुझे तो सारी सेल्स को इक्वली ऑक्सीजन देना है। तो ऐसा करते हैं, मैं कुछ ब्लड फैक्टर्स को बढ़ा देता हूं, यानी कि ब्लड कैपिलरीज को बढ़ा देता हूं, या कुछ ऐसे फैक्टर जो एंजियोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उनको मैं बढ़ा देता हूं। तो यानी कि जो आपका एंजियोजेनेसिस फैक्टर है वो इंक्रीज कर देता है आपकी कैंसर की सेल्स। तो यानी कि अगर मुझे कैंसर की सेल्स को मारना है तो मुझे एंजियोजेनिक फैक्टर्स जो हैं उनको सिस्टम से हटाना होगा। ठीक है, अब एक ऑप्शन में आपको दे रहा है इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ द एंजियोजेनिक फैक्टर। तो भैया जब कैंसर की बात आ रही है, वो खुद ही राक्षस है, वो खुद ही एंजियोजेनेसिस फैला के रखा हुआ है। ठीक है, ताकि उसको बढ़िया से पूरी एंजियोजेनेसिस होती रहे और उसको बढ़िया ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन मिलता रहे हर एक सेल्स को। तो हम क्या करेंगे, हम उसके एक्सप्रेशन को बढ़ाएंगे नहीं, हम कुछ ऐसा सोचेंगे कि हम उसके एक्सप्रेशन को कम कर सके। तो यानी कि सी मुझे नहीं चाहिए। अब करेक्ट ऑप्शन मुझे छांटना है, तो यानी कि सी जहां जहां रखा है वहां वहां काट दो। ए और बी और डी होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑब्वियस सी बात है, आप इनहिबिशन ऑफ द फ्यूजन प्रोटीन कर सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को आप स्टिमुलेट कर सकते हो। आरएनएआई मेथड भी आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, जहां पे आप कैंसर बायोलॉजी में आप इनको यूज करते हैं और बाकी बेसिक नॉलेज लगा के आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो मेरी तरफ से इस क्वेश्चन को स्टार है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने ड्राइव किया है। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया था हमारे चैनल पे ऑलरेडी कवर है, वायरस, प्रियॉन्स, ये सब मैंने उसी टाइम पर कवर कर दिया। और कभी-कभी मैं आपको साइंटिस्ट के बारे में भी आपको पढ़ाता रहता हूँ। इसी वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पर्टिकुलर जो होते हैं वो एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रियॉन्स द स्मॉल प्रोटीनेसियस इन्फेक्शियस पार्टिकल वर नेम्ड बाय। तो मैंने आपको बताया था कि प्रियॉन जब मैंने पढ़ाया तो वहाँ पे 3 जो भी साइंटिस्ट का नाम आया है उसमें 2 साइंटिस्ट का नाम आया है और दोनों ही साइंटिस्ट के नाम के स्पेलिंग में पी आता है। एक आपके एल्पर है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, और इसके अलावा जो टर्म प्रोटीन दिया गया है, जो नेम दिया गया है, वो आपके प्रूजनर साहब ने दिया। और मैंने आपको बोला भी था कि जब बहुत या तो वो इस बात पे आ जाएगा कि आपका क्वेश्चन मुझे गलत ही कराना है, तभी वो प्रूजनर और एल्पल दोनों को साथ में ऑप्शन में देगा, क्योंकि तब आपको चूज करने में दिक्कत आएगा। नहीं तो अगर आपने नॉर्मल प्रियॉन्स अगर आप पढ़ के गए होंगे और आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ और मैंने उसी से इसको पढ़ाया है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। प्रूजनर जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। टियोडाइनर भी इन्होंने दिया है, तो यानी कि अगले बार के लिए आप याद रखिएगा, इनके दिमाग में टियोडाइनर का भी नाम है। और डाइनर साहब ने क्या डिस्कवर किया था, वायराइड्स की डिस्कवरी की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने आपको पढ़ा के रखा है। इवानोवस्की अभी आपको आगे मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 137।
टीएमवी को डिस्कवर किसने किया है? तो ये जो साइंटिस्ट हैं वो आपके इवानोवस्की हैं। बाकी स्टैनले ने क्या किया था? क्रिस्टलाइन किया था पहली बार वायरस को, और ट्वार्ट एंड डी हैरले का भी नाम आपको देखने को मिलता है, जो कि आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। जब आप बैक्टीरियोफाज वगैरह पढ़ते हैं, वहां पे आपको ट्वार्ट का नाम देखने को मिलता है। बाकी और क्या-क्या नाम यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, उनको आप अपनी कॉपी में गूगल पे सर्च करके लिख लेना, राइट? इसके बाद एक और हलवा क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड द आउटसाइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल, इसको क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर बोलते हैं। मैंने क्या बोला? प्लांट फिजियोलॉजी भी आपको पढ़ना है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि आपको ऐसा नहीं कि आपको बहुत अंदर तक घुस के पढ़ना है, कि जो एनसीईआरटी में लिखा है कम से कम उतना तो पढ़िए। तो टर्गर प्रेशर जो होता है वो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, जो सेल वॉल अपोजिट के तौर पे उसमें इनवर्ट के तौर पे उसको लगाता है। तो ये होगा इसका राइट आंसर। फर्दर एक और आपका जो मैंने बोला कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट आते हैं, एसिड रेन आता है, ठीक है? ये यूनिवर्सल टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, और दो स्टेटमेंट के फॉर्म में बहुत ही डिसेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द मेन सोर्स ऑफ एसिड रेन जो होते हैं वो क्या है? ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, बिल्कुल सही बात। मिला दो तो H2SO4 बन गया और HNO3 बन गया। यही दो गैसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यानी कि ये मेरा ट्रू हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है एसिड रेन इज रिस्पांसिबल फॉर स्टोन लेप्रोसी, बिल्कुल सही बात। जब आपको मैंने पढ़ाया है, अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहो तो आपको ताजमहल देखने को मिलेगा। ताजमहल का रंग जो है वो पीला पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है? एसिड रेन की वजह से, ठीक है? तो स्टोन लेप्रोसी करने का काम करता है, यानी कि जो पत्थरें होते हैं उनके रंग जो होते हैं वो खराब होने लगते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो होगा वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वैक्सीन से पूछा गया है, ये भी हमने आपको पढ़ा के रखा है। वैक्सीन आर इफेक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड इम्यून मेमोरी, बिल्कुल सही बात। जब भी वैक्सीन की बात आई, और मैंने आपको बताया है कि इम्यूनोलॉजी में जब आप पढ़ते हैं तो हमारी इम्यूनिटी का जो सबसे बेहतरीन फीचर है वो आपका मेमोरी है, कि हमारी जो सिस्टम है वो याद रखती है कि पहला कौन सा बंदा आया था जिसने हमको इन्फेक्शन देकर गया है, ताकि वो दोबारा आएगा तो हम उसको अच्छे से मार देंगे, या हम अपनी बॉडी पे उतना इफेक्टिव नहीं होने देंगे। और इसी मेमोरी की प्रॉपर्टी को लेकर ही आपकी वैक्सीन बनाई गई है। ये आपको कई बार मेरे लेक्चर में मिल जाएगा। तो सीधा स्टेटमेंट है, मैं इसको ट्रू मानूंगा। एंटीबॉडी मेमोरी जो होती है वो दो कंपार्टमेंट में होती है। फर्स्ट जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग होती है, और सेकंड जो होती है वो आपकी मेमोरी बी सेल्स होती है। तो बिल्कुल सही बात, जो भी आपकी एंटीबॉडी बनती है वो आपकी मेमोरी बी सेल्स के फॉर्म में स्टोर हो जाती हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो होगा वो आपका ट्रू हो जाएगा। बाकी मेमोरी वर्ड भी याद रखते तो भी आपको याद रखता कि सर ने इसको तो पढ़ाया था। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं कहूंगा, और बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन मैं कहूंगा, कि आपसे पूछा गया है कि रुबिस्को गेट एक्टिवेटेड बाय लाइट ड्यू टू द। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कि कैसे रुबिस्को एक्टिव होगा। आपको पता है रुबिस्को जो एंजाइम होगा ये आपको कहाँ मिलेगा? C3 साइकिल में मिलेगा। C3 साइकिल में कब मिलेगा? जब आपकी एटीपी और एनएडीपीएच की सिंथेसिस हो चुकी होगी। अगर मैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के माध्यम से जाना चाहूं, और मैंने यहाँ पे ऑप्शन में देखा कि ये पीएच की बात कर रहे हैं, ल्यूमेन और स्ट्रोमा के बारे में, राइट? तो मुझे उसी के रिगार्डिंग सोचना है। तो अगर मैं रिकॉल करना चाहूँ तो मुझे ये याद आ रहा है कि जब मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ा और जब मैंने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा, तो जो आपके प्रोटॉन पंप हो रहे थे, प्रोटॉन जो थे वो आपके स्ट्रोमा से कहाँ आ रहे थे? अगर मैं बात करता हूँ तो प्रोटॉन जो होते हैं वो पंप होके ल्यूमेन की तरफ आते हैं, जिससे ल्यूमेन जो होता है उसका एनवायरनमेंट जो होता है वहां पे प्रोटॉन ज्यादा होते जाएंगे, जिससे क्या होगा? प्रोटॉन का क्या होगा? अगर मैं बात करूं तो जो आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है वो इसी वजह से ही तो बनता है, प्रोटॉन की वजह से, H प्लस आयन की वजह से। तो यानी कि वो ल्यूमेन्स में आएंगे। तो अगर ल्यूमेन में प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं, H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, तो पीएच क्या हो जाएगा? अब बताइए, अगर H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो पीएच क्या होगा? तो पीएच जो है वो ल्यूमेन का कम हो जाएगा, और यहाँ पे H प्लस आयन कम हो रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे पीएच आपका बढ़ जाएगा। भाई कोई भी चीज एसिडिक कब कहते हो? एसिडिक हम कब कहते हैं? बताओ भाई, एसिडिक हम कब कहते हैं? जब कहते हैं कि पीएच 1 है, तब मैं इसको एसिडिक कहूंगा। और इसको निकालने के लिए माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन होता है। तो आपने यहाँ पे प्रोटॉन्स को बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, ठीक है? OH माइनस यहाँ पे कम है, अगर वाइस वर्सा मैं बताऊं, तो एसिडिक इन्वायरमेंट ज्यादा हुआ, राइट? और अपोजिट में क्या हो गया? स्ट्रोमा की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे H प्लस आपका कम होता गया है, तो यानी कि पीएच बढ़ गया, यानी कि यहाँ पे जो पीएच होगा वो समझ लो कि आपका 9 या 10 के बराबर हो गया। तो ये पीएच ज्यादा है और ये पीएच आपका कम है, तो यानी कि ल्यूमेन में आपका जो है वो क्या हुआ है?
ल्यूमेन में जो है वो आपका पीएच जो है वो आपका कम हुआ है, तो यानी कि डिक्रीज इन द पीएच ऑफ द ल्यूमेन और इंक्रीज इन द पीएच ऑफ द स्ट्रोमा, तो यानी कि बी और डी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं कहूंगा यहाँ पे इन्होंने डिजाइन करके आपसे पूछा है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब करना चाहिए था, मतलब एक बढ़िया क्वेश्चन मैं कहूंगा इन्होंने यहाँ पे डिजाइन किया। बी और डी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपके मेंटल जेनेटिक्स से इन्होंने पूछा है और ये भी मैं कहूंगा कि आपके बेसिक जेनेटिक्स को लगा के आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, रेसिप्रोकल क्रॉसिंग किया बिटवीन द टू फिनोटाइप प्लांट ऑफ द पर्पल फ्लावर को लिया और एक इन्होंने व्हाइट फ्लावर को लिया, रेसिप्रोकल क्रॉसिंग किया और पाया कि जो F1 जनरेशन में जब इन्होंने पाया कि सभी जो है वो आपके पर्पल फ्लावर हैं, तो यानी कि जब इन्होंने क्रॉसिंग कराया तो इन्होंने पाया कि सभी पर्पल फ्लावर हैं, लेकिन जब इन्होंने सेल्फ क्रॉसिंग कर यानी कि पर्पल को जब वापस से पर्पल से ही क्रॉस किया तो जब इनको F2 जनरेशन मिला तो उन्होंने पाया कि जो बहुत सारे आपके जो फ्लावर्स हैं वो आपके पर्पल कलर के हैं और कुछ जो हैं व्हाइट कलर के हैं, यानी कि पर्पल अभी भी यहाँ पे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है और व्हाइट आपको कम देखने को मिल रहा है। तो कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, आपको उसी में से ही आपको पहचानना है। तो सबसे पहला पर्पल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो व्हाइट तो आपका डोमिनेंट नहीं है। अगर व्हाइट में इतनी ही क्षमता होती तो वो आपका F1 जनरेशन में डोमिनेंस के तौर पे आपको दिख जाता। तो व्हाइट कलर जो है वो आपका, अगर मैं इसमें ऑप्शंस के माध्यम से अगर मैं देखना चाहूँ तो ऑल व्हाइट कलर फिनोटाइप इज डोमिनेंट एंड पर्पल कलर इज द रिसेसिव। तो ये तो भैया बिल्कुल नहीं, अगर आपने जेनेटिक्स का केवल जी पढ़ा होगा, तरीके से पढ़ा होगा ना, तो भी आप इसको नहीं टिक करोगे। तो व्हाइट कलर जो है वो आपका डोमिनेंट नहीं है। अब रिमेनिंग ऑप्शन की तरफ जाते हैं, ऑल पर्पल कलर फिनोटाइप इज डोमिनेंट, व्हाइट कलर जो है वो रिसेसिव है। हाँ, ये बात मुझे सही लग रही है कि हाँ भैया पर्पल ज्यादा आ रहा है, तो पर्पल जो है वो आपका डोमिनेंट है और व्हाइट जो है वो आपका रिसेसिव है। फिर कह रहा है कि पर्पल कलर फिनोटाइप इज ए कोडोमिनेंट एंड व्हाइट कलर इज आल्सो कोडोमिनेंट। अब कोडोमिनेंट का मतलब कि दोनों एक्सप्रेस कर जाते हैं। तो भैया अगर ऐसा होता तो जब सेल्फिंग कराते या कुछ और करते तो यहाँ पे आपको कोई और कलर दिखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं याद करना चाहूँ तो जो मेंडल ने क्रॉस भी किया था जहाँ पे रेड और शायद व्हाइट फ्लावर को किया था तो उनको पिंक मिला था, ना रेड मिला था ना व्हाइट मिला था। तो भैया इस केस में तो मुझे कोई मिक्सचर का फ्लावर मिल जाता, तो कोडोमिनेंट वाली भी स्टोरी नहीं है। और व्हाइट कलर कोडोमिनेंट, पर्पल कलर रेसेसिव, तो रेसेसिव तो पर्पल कलर नहीं है भाई। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कि जो आपका पर्पल कलर है वो आपका डोमिनेंट है और व्हाइट कलर जो है वो आपका रेसेसिव है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाऊं। बिल्कुल। फिर एक और क्वेश्चन जो कि आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का है, थोड़ा-सा अंदर जाके इन्होंने पूछा है बट डिसेंट क्वेश्चन है, करने वाला था। असर्शन में पूछा है कि सम इन्फेक्शन प्रमोट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ आपके इन्फेक्शन जब आपको हो जाता है तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है, तो यानी कि ये आपका ट्रू है। अब इसका रीज़न कह रहे हैं कि जो आपके माइक्रोब्स होते हैं, इन्फेक्शियस माइक्रोब्स होते हैं, उनके पास एंटीजन होते हैं जो क्रॉस रिएक्ट कर लेते हैं विद द सेल्फ एंटीजन के साथ। तो ये भी आपका ट्रू है और इसको मैंने जो अभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो मैंने डिटेल में लेक्चर मेरा अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाके देखिएगा, वहाँ पे आपको इसका आंसर का जस्टिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा कि दोनों ही असर्शन और रीजन करेक्ट है और रीजन जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। फर्दर हम डिटेल में और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। बाकी आपको यहाँ पे आइडिया भी लगा होगा कि कहाँ पे आप लैकनेस कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए थे या कितने क्वेश्चंस को आप कॉमन सेंस लगा के आसानी के साथ सॉल्व कर सकते थे और जो भी चीजें थोड़े हार्ड क्वेश्चन थे तो उनको भी मैंने आपको बता दिया कि हाँ भाई ये क्वेश्चन जो था वो थोड़ा-सा इन्होंने इस तरीके से फ्रेम किया कि जो आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता था, बट कितने भी चीज़ें जो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई गई हैं, वो आपके यूनिवर्सल हैं, जिससे बच्चे क्वालीफाई करके तरह-तरह के एग्ज़ाम जो हैं, वो आपके क्वालीफाई करते हैं। तो आप भी इसको फ़ॉलो करके बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। तो आशा है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कि कहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपका डेराइव हो रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।